सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कुमार भृत्य का इंट्रोडक्शन। तो इसमें आता है कुमार भृत्य, दो शब्द से मिलकर बना है, कुमार और भृत्य। कुमार मतलब गर्भकाल से लेके 16 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं, और भृत्य मतलब भरण पोषण करना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अष्टांग आयुर्वेद में कुमार भृत्य का क्या महत्व है। काश्यप ने कुमार भृत्य को प्रथम स्थान पर रखा है। दूसरी बात, जैसे हवन में अग्निदेव प्रधान माने गए हैं, उसी प्रकार आयुर्वेद में भी कुमार भृत्य को प्रधान माना गया है। ठीक है, इसके बाद है मतलब कुमार भृत्य में जो बच्चे आते हैं उनका जब चिकित्सा की जाती है तो उससे वृद्धि और विकास को प्राप्त करके बालक अगले तंत्र यानी काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, है ना, इनमें उनकी चिकित्सा की जा सकती है। तो पहले कुमार भृत्य आएगा, उसके बाद ही अष्टांग आयुर्वेद की अन्य शाखा का यूज़ कर सकते हैं अपन। उसके बाद है निरुक्ति। निरुक्ति में क्या देखेंगे, कुमारस्य भरणम अधिकृत्य कृतम कुमार भृत्यम, यानी कि कुमार यानी बच्चों का भरण पोषण करने का जो तंत्र है यानी जो कृति है यानी कि जो शास्त्र है उसको बोलते हैं कुमार भृत्य। फिर इसकी परिभाषा सुश्रुत के अकॉर्डिंग और हारित के अकॉर्डिंग दो देखनी है अपने को। कुमार भृत्यम नाम कुमार भरण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थम, यानी कि कुमार भृत्य नाम, कुमार भृत्य उसको बोलेंगे जहाँ पर कुमार का भरण पोषण हो, धात्री के दोष या धात्री के गुण, क्षीर के दोष और गुण, और उनको संशोधन करने के जो उपाय है वो बताए गए। उसके बाद है दुष्ट स्तन्य और ग्रह। दुष्ट स्तन्य से उत्पन्न रोग और ग्रह से उत्पन्न रोग का समुत्थान करके उसको चिकित्सा कर पाए। दूसरा व्याधि नाम उपशमनार्थम, और जितनी भी व्याधियाँ उत्पन्न हो रही है उनका उपशमन कर सकें यानी कि उनका चिकित्सा कर सकें। फिर हारित के अकॉर्डिंग है गर्भ उपक्रम विज्ञानम और सूतिका उपक्रम विज्ञानम। गर्भ उपक्रम विज्ञानम और सूतिका उपक्रमस तथा, यानी कि यहाँ पे सूतिका को भी इंक्लूड किया इन्होंने। और बालानाम रोग शमनी क्रिया, मतलब बालकों में जो रोग उत्पन्न होते हैं उसको शमन करने की जो क्रिया होती है वो बाल चिकित्सितम, वही बाल चिकित्सा है और वही कुमार भृत्य है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ था अकॉर्डिंग टू कुमार भृत्य के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले ब्रह्मा से ज्ञान आया था अश्विनी कुमार के पास, अश्विनी कुमार से इंद्र के पास, इंद्र से फिर 4 ऋषि आए थे अपने पास, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ और काश्यप। काश्यप को अपन जानते हैं, काश्यप से ज्ञान लिया था जीवक ने, जीवक से वृद्ध जीवक ने और वृद्ध जीवक से वात्स्य ने। ठीक है, इसका मतलब उपदेष्टा कौन है, काश्यप। रचनाकार यानी कि काश्यप संहिता लिखी किसने थी, वृद्ध जीवक ने लिखी थी, इसलिए इसको काश्यप संहिता को वृद्ध जीवक तंत्र भी कहा जाता है। और इसके प्रति संस्करणकर्ता कौन है, वात्स्य। ठीक है, और वात्स्य ने यह संहिता कहाँ से प्राप्त की थी, एक अनायास नामक यक्ष से उन्होंने ये प्राप्त की थी। ठीक है, क्योंकि जब वृद्ध जीवक ने लिखी थी ना वो उनसे कहीं गुम गई थी, और कौन लेके गया था, अनायास यक्ष लेके चला गया था, तो वात्स्य ने उनसे वापस लेके आए थे वो। अब काश्यप संहिता है वो 3 ग्रंथों के नाम से मिलती है। तंजावुर एक पुस्तकालय वहाँ पे, मद्रास में एक पुस्तकालय है और संपूर्णानंद एक पुस्तकालय है। तो इन 3 पुस्तकालय में काश्यप संहिता मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं काश्यप संहिता में पहले 8 स्थान थे और 120 अध्याय थे। अब उसमें एक खिल स्थान ऐड कर दिया जिससे टोटल 9 स्थान और 200 अध्याय हो गए हैं। तो सूत्र स्थान और चिकित्सा स्थान दोनों में 30-30, कल्प और सिद्धि दोनों में 12-12, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय इन सब में 8 और खिल स्थान में 80 चैप्टर है। ठीक है, एक देखते हैं कि एक कहानी है, जैसे कालिदास एक हिंदी के रचनाकार है ना, उन्होंने एक स्टोरी लिखी थी अभिज्ञान शकुंतलम नाम से। वहाँ पे दुष्यंत एक राजा था, उसका पुत्र था भरत। ठीक है, तो वहाँ पे एक वर्णन मिलता है कि दुष्यंत का पुत्र जो भरत है वो काश्यप ऋषि के आश्रम में था, जहाँ पे अपराजिता नामक बंधन उनमें किया था ताकि उसकी रक्षा हो सके। ठीक है, फिर इसकी कुछ खास बात, काश्यप संहिता की कुछ खास बात है जो कि काश्यप ने ही बताई है। जैसे ज्वर और राजक्षमा की चिकित्सा के लिए, रुद्र की पूजा के लिए बताया गया है। और काश्यप ने अष्टांग आयुर्वेद में वाजीकरण चैप्टर बताया ही नहीं, मतलब वाजीकरण कोई शाखा ही नहीं है ऐसा बोला है उन्होंने।
और अगतंत्र और विषतंत्र इनका अलग अलग वर्णन किया है। ठीक है। फिर स्वेद अध्याय, इसमें इन्होंने 8 प्रकार के स्वेदन चिकित्सा बताई है। फिर है इन्होंने बस्ती कर्म के लिए क्या बोला है, जब बालक चलना स्टार्ट कर दे और अन्न खाना स्टार्ट कर दे तब उसमें हम बस्ती कर्म कर सकते हैं। फिर इन्होंने 2 रोगों का वर्णन किया है। एक तो है फक रोग यानी कि रिकेट्स, उसमें त्रिचक्र रथ यानी जो बच्चों के लिए होता है ना, ऐसे झूला टाइप जिसमें बच्चा बैठ के चल सकता है ना, तो त्रिचक्र रथ का वर्णन किया था फक रोग में। और शोथ रोग में इन्होंने त्रिसमा गुटिका का वर्णन किया है। त्रिसमा यानी तीन चीज़ें हैं जो कि समान मात्रा में लेनी है। कौन कौन सी? हरितकी, शुंठी और गुड़। इन 3 चीज़ों को समान मात्रा में लेके यूज़ करना है। कौन से रोग में? शोथ रोग में। ठीक है। उसके बाद फल प्राशन के लिए इन्होंने बोला 6ठे महीने में, अन्नप्राशन के लिए बोला है 10वां महीना। ठीक है। अब इन्होंने बोला कि जैसे बच्चे होते हैं वो अपनी वेदना कि उनको कहाँ पे दर्द हो रहा है या फिर ऐसा कुछ पता नहीं पाते ना, वो तो सिर्फ रोने लगते हैं। तो बच्चों की वेदना प्रकट करने के लिए उन्होंने वेदना प्रकट करने के लिए वेदना अध्याय बताया। जैसे मान लो कि बच्चा ऐसे रो रहा है और यहाँ पे हाथ लगा रहा है तो इसका मतलब उसके कान में दर्द हो रहा है, तो इस टाइप से कुछ बताया गया है वेदना अध्याय में। फिर पंचविध कषाय कल्पना आपने सुना होगा, है ना, कि स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम, फांट। लेकिन काश्यप ने सप्तविध कषाय कल्पना बोली है। इन्होंने 2 कौन सी चीज़ ऐड की है? चूर्ण और अभिषद। ठीक है, 2 चीज़ इन्होंने ऐड की है। दूसरा, इन्होंने आहार को महाभेषज बोला है, आतुरालय को अरिष्टागार बोला है, और एक और है अम्लपित्त रोग को इन्होंने क्षुक्तक नाम से संबोधित किया है। ठीक है, तो ये कुछ खास बात है जो कि काश्यप ने बोली है। तो यहाँ से अपना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं टर्मिनोलॉजी, यानी कुमार भ्रत्य में कुछ वर्डिंग आती है तो उसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है अपने पास जात कर्म। जात कर्म मतलब जन्म उपरांत और नाल छेदन, यानी कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तब से लेके जब तक उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड काटी नहीं जाती, है ना, नाल छेदन नहीं किया जाता, तब तक उसको बोलेंगे जात मात्र। ठीक है। अब सद्योजात मतलब आपने उसकी नाल छेदन कर दी है उस टाइम से लेके 1 अहोरात्र यानी कि 24 घंटे। ठीक है, नाल छेदन करने के बाद 24 घंटे तक बच्चे को बोलते हैं सद्योजात, यानी कि अभी अभी पैदा हुआ। ठीक है। फिर नवजात मतलब जन्म उपरांत से लेके 28 दिन तक के बच्चे को बोलते हैं नवजात या नियोनेटल। ठीक है, नियोनेटल या फिर नवजात। फिर शिशु, बालक, कुमार, हमको लगता है कि सेम ही शब्द है लेकिन इनका अलग अलग मतलब निकलता है। शिशु मतलब होता है अतिशय शयन इति, यानी कि जो अत्यधिक शयन करता हो, मतलब सोता रहता हो, उसको बोलेंगे शिशु। बालक मतलब बल संवलन, यानी जिनमें बल का संवलन होता रहता है, बल की वृद्धि होती रहती है टाइम टू टाइम। उसके बाद कुमार का मतलब क्रीड़ायाम इति, यानी कि जो खेल कूद करता रहता हो उसको बोलते हैं कुमार। ठीक है। अब जेस्टेशनल एज की बात करते हैं। जेस्टेशनल पीरियड क्या होता है? फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेके डेट ऑफ बर्थ तक, यानी कि जब उसकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी ऐसा बोल सकते हैं कि तभी तो उसका लास्ट पीरियड आएगा ना, उसके बाद तो आएगा नहीं। अगर वुमन प्रेग्नेंट होगी तब उसके पीरियड बंद हो जाएंगे। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेके जब तक बच्चा पैदा नहीं होता उस टाइम को बोलते हैं जेस्टेशनल पीरियड या फिर एज। अब अगर बच्चा 37 वीक से पहले हो जाता हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे प्री टर्म। अगर 37 से लेके 41 वीक के बीच में हो तो वो टर्म है, यानी कि सही बच्चा एकदम। ठीक है। एक होता है पोस्ट टर्म, यानी कि एक टाइम होता है 42 वीक। 42 वीक के बाद होता हो तो वो है पोस्ट टर्म। तो आपको नॉर्मली याद रखना है 37, 41, इससे कम तो प्री टर्म, इससे ज़्यादा तो पोस्ट टर्म। अब कुछ और वर्डिंग देखते हैं। सबसे पहला है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किसको बोलेंगे? जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ उस टाइम से लेके 9 वीक तक जो माता के गर्भ में बच्चा है उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। अब 9 वीक से लेके जब तक उसका बर्थ नहीं होता तब तक उसको बोलेंगे फिटस। तो पहले बोलेंगे एम्ब्रियो, फिर बोलेंगे उसको फिटस। इन्फेंट कब बोलेंगे? जब उसका बर्थ हो गया, पैदा हो गया और 1 साल तक उसको बोलेंगे इन्फेंट है ये।
ठीक है। फिर टोडलर, टोडलर 1 साल से लेके 3 साल तक के बच्चे को बोलते हैं। प्री स्कूल 3 साल से लेके 6 साल तक के। स्कूल गोइंग 6 साल के बाद के बच्चों को बोलते हैं स्कूल गोइंग बच्चा है, ठीक है। फिर एडोलसेंट 10 साल से लेके 19 साल, इसको हम टीन एज से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, एडोलसेंट। फिर आता है नियोनेटल, जो कि मैंने पहले भी देखा था कि नवजात, नवजात कितना 28 दिन तक, है ना। इसमें आता है अर्ली नियोनेटल और लेट नियोनेटल। तो अर्ली नियोनेटल किसको बोलेंगे, जन्म से लेके 7 दिन तक के बच्चे को अर्ली नियोनेटल बोलेंगे, और 7 दिन से लेके 28 दिन तक बोलेंगे लेट नियोनेटल, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस का एक पॉइंट कवर हो चुका है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया और जो भी टर्मिनोलॉजी थी वो कंप्लीट हमने कर लिया। अब हम इसके बाद देखेंगे वयोभेद, कि कौन से आचार्य ने एज के हिसाब से इसको डिवाइड किया, कि बाल है, वृद्ध है, ये सब, ठीक है। तो वयोभेद अगला हमारा पॉइंट होने वाला है। तो तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।